फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैकेट। मेरा नाम है मोहित और मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड डायनामिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। क्रैकेट आपके लिए लेके आया है 2020 सीरीज। इस 2020 सीरीज में हम आपको एक टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ 20 क्वेश्चन कराएंगे और उन 20 क्वेश्चन के अंदर आपको पूरा 360 डिग्री कवरेज देंगे उस टॉपिक की, एक भी स्टेप मिस नहीं होने देंगे। इस 2020 सीरीज की खास बात ये है, ये 20 क्वेश्चन हमने आपके सिलेबस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आपकी टेक्स्ट बुक्स तीनों को कंबाइन करके बनाए हैं। ये सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है जो भी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम बचा है। तो यहाँ पे हमने इस बात का ख्याल रखते हुए वो 20 क्वेश्चन सिर्फ आधे घंटे के अंदर करवाए हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं। मैंने 2014 में गेट का और यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरी रैंक 1 थी, और जिसके बाद मैंने आईआईटी मद्रास में एमटेक किया, जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया, और आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक। हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रबर, कॉपर, ग्लास और स्टील। तो आपने कभी देखा होगा रबर को आप खींचते हो तो वापस आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। लेकिन वो मटेरियल कितनी जल्दी अपनी पोजीशन पे वापस आता है वो उतना ज्यादा इलास्टिक होगा। तो रबर हम खींचते हैं तो वापस आ जाता है, ठीक बात है। अगर कॉपर को आप ट्राई करेंगे खींचने का, हाथों से तो खींचेगा नहीं, मशीनें चाहिए खींचने के लिए। तो अगर उनको मशीनों से भी खींचोगे तो वापस आ जाएगा, लेकिन रबर से जल्दी आएगा। तो कॉपर रबर से ज्यादा इलास्टिक हुआ। अब स्टील की बात करें तो स्टील की तो स्ट्रेंथ और ज्यादा है, तो वो तो कॉपर से भी जल्दी वापस आएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो स्टील तो सबसे ज्यादा इलास्टिक है कॉपर और रबर से। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्लास की बात करें तो ग्लास फ्लो होता है, तो अगर ग्लास को आप खींचोगे तो वो कभी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आने वाला है। इसका मतलब ग्लास यहाँ पे लीस्ट इलास्टिक है, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेस व्हिच एक्ट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होती है। चलिए देखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। मतलब किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा उस स्ट्रेस के अगेंस्ट, उस फोर्स के अगेंस्ट, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस एरिया के परपेंडिकुलर लगती है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है और कुछ इस तरीके से फोर्स लगे जो उसके नॉर्मल टू द सरफेस लगे, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाती है। और अगर वो बॉडी को खींचने की कोशिश करे तो वो टेंसाइल फोर्स कहलाती है। ठीक है, और अगर वो उस बॉडी को दबाने की कोशिश करे, मतलब कंप्रेस करने की कोशिश करे, तो ये कंप्रेसिव फोर्स कहलाती है। तो नॉर्मल स्ट्रेस के दो टाइप हो गए, टेंसाइल और कंप्रेसिव। ऐसे ही शियर स्ट्रेस का क्या होता है, मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेस लगे जो उस पूरी की पूरी बॉडी को घुमाने की कोशिश करे, शियरिंग एक्शन, उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी तो वो क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस हो जाएगी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस हो जाएगी। तो दुनिया में हमारे पास ये दो स्ट्रेस होती है, या तो नॉर्मल स्ट्रेस या तो शियर स्ट्रेस। अब जो बाकी अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के ही पार्ट हैं। चलिए उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा थर्मल स्ट्रेस। मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर मैंने उसे गर्म किया तो वो एक्सपैंड होगा, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब एक तरह से उसके अंदर टेंसाइल फोर्स लग रही है या फिर नॉर्मल फोर्स लग रही है। और अगर हम उसे कूल करेंगे तो वो कंप्रेस होगा, इसका मतलब एक तरह से उसके अंदर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। तो देखा आपने, थर्मल स्ट्रेस के अंदर भी या तो नॉर्मल स्ट्रेस में टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस ही लग रही है। अब बात करते हैं बेंडिंग की। अगर इस सिलेंडर पे हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे वो बेंड होना शुरू हो जाए, तो अभी भी इसके अंदर टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स ही लग रही है या फिर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही लग रही है। कैसे? अगर आप यहाँ पे एक प्लेन लेंगे, प्लेन में कट करेंगे तो इसके हाफ में ऊपर टेंसाइल लगेगी फोर्स और नीचे कंप्रेसिव लगेगी। आप ध्यान से देखिए, ऊपर की जो लेंथ है वो खींचेगी और जो नीचे की लेंथ है वो कंप्रेस होगी। तो यहाँ पे बेंडिंग के अंदर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस एक साथ देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे ही टॉर्शन। अगर हम टॉर्शन की बात करें तो हम सिलेंडर को घुमाने की कोशिश करें, ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर है नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि द स्ट्रेस व्हिच एक्ट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एरिया इज नॉर्मल स्ट्रेस। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमें एक रॉड दे रखी है जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर और एक्सियल पुल लग रहा है इस पे 20 किलो न्यूटन का। अब हमें बताना है कि इसमें कितनी स्ट्रेस है।
तो हमें पता है कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हमें फोर्स दे रखी है 20 किलो न्यूटन, उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एरिया क्या है π/4 टी स्क्वायर। तो π/4 डायमीटर हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें आंसर मिलीमीटर में निकालना है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 ऊपर चला जाएगा 80 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 400 पाई, तो ये चला जाएगा इससे 5 पे, तो यहाँ पे आ गया 200 डिवाइड बाय पाई आ जाएगा। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 200 डिवाइड बाय 3.14। तो अगर हम इसको सॉल्व नहीं भी करें तब भी हम बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। तो अगर ये 3 से काटेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन 14 भी है तो उससे कम होगा, तो ऑलमोस्ट ये 65 तो हो नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट नहीं कट रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 63। तो यहाँ पे हम इसको आंसर दे देते हैं 63। तो कैलकुलेशन करने में ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बिना कैलकुलेशन किए भी एक अप्रॉक्स आंसर निकाल के भी हम आंसर दे सकते हैं, करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज ऑफ साइड ए इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड P। हमें एक बार दे रखा है जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो एक बार बना लेते हैं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की। यहाँ पे हमने एक बार बना ली जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, और इस पे एक टेंसाइल फोर्स लग रही है P, और बोला है कि हमें स्ट्रेस बतानी है, नॉर्मल स्ट्रेस बतानी है एक इंक्लाइन प्लेन पे जो कि 45 डिग्री पे है। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन होगा ये एक एरिया कट करेगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, उस एरिया को ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। तो ये एक इस तरीके से इंक्लाइन एरिया ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स लग रही है P, हमें ये एरिया निकालना है। तो हमें पता है ये एंगल 45 डिग्री है, और ये लेंथ हम लेट से A है, और अगर ये एंगल 45 है तो नीचे वाली लेंथ भी A हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, √2 टाइम्स A। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, √2 टाइम्स A हो जाएगा डायगोनल। तो एरिया की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ ये A है और ये √2A है, तो हमारे पास एरिया ऑफ इंक्लाइन प्लेन आ गया, कितना हो गया वो √2A²। अब हमें ये देखना है कि इस पे नॉर्मल फोर्स कितनी लग रही है, तभी हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल पाएंगे, Fn की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल 45 है, तो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा 45 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। तो ये अगर P है हॉरिजॉन्टल जो हमें दे रखा है, तो Fn क्या हो जाएगा, Fn इज इक्वल टू P sin 45 डिग्री, sin 45 1/√2 होता है, और P की वैल्यू हमें दे रखी है, तो P अपॉन √2, ये फोर्स हो गई और ये एरिया हो गया। तो जैसे इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगी इंक्लाइन प्लेन पे, तो P/√2 डिवाइडेड बाय √2A²। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा P/2A²। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन के क्या डायमेंशन होते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम स्ट्रेन के बारे में कुछ जान लेते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर कभी भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ को स्ट्रेन बोलते हैं, और अगर वो स्ट्रेन उसकी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में हो रहा है तो उसको नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए फॉर्मूला इसका क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास कोई बॉडी थी जिसमें हमने एक P फोर्स लगाई जिसकी लेंथ L थी, तो जैसे ही ये डिस्प्लेस होगी थोड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट है, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल क्या हो जाएगा, लीनियर स्ट्रेन। सिमिलरली अगर हमारे पास सेम बॉडी पे P फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में तो हो ही रही है, साथ के साथ लेटरल डायरेक्शन में भी थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाए, ऑब्वियसली वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगी तो थोड़ा सा लेटरल डायरेक्शन में तो कम ही होगा उसका डायमीटर, तो इसलिए बोलते हैं कि जितना चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन।
तो हमने दो स्ट्रेन पढ़ ली, लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। तो अब चलते हैं पॉइजन रेशियो पे। पॉइजन रेशियो क्या होती है? लीनियर लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन विद अ माइनस साइन। तो माइनस साइन क्यों जरूरी है? क्योंकि लेटरल स्ट्रेन में हमेशा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि अगर टेंसाइल फोर्स लग रही है तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में खींचेगा, तो लेटरल स्ट्रेन में थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए एक माइनस साइन लगाना पड़ता है ताकि पॉइजन रेशियो हमेशा पॉजिटिव में आए। तो इसलिए पॉइजन रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया? माइनस डेल्टा डी बाई डी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा बैकग्राउंड। तो अभी इस क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं। अभी हमने देखा कि स्ट्रेन का फॉर्मूला है डेल्टा एल अपॉन एल, ऊपर भी लेंथ के डायमेंशन है, नीचे भी लेंथ के डायमेंशन है, कट जाएगा तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, हो गया स्ट्रेन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू अ डबल इट्स लेंथ व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास एक वायर दे रखी है जिसकी लेंथ पहले मान लेते हैं L थी, और हमने इसको खींच के 2L कर दिया, इसकी लेंथ डबल कर दी, तो इसकी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, डेल्टा L बाय L। चेंज इन लेंथ कितना है? 2L माइनस L अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है? L। तो कितना हो जाएगा? L अपॉन L कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल हैज हाईएस्ट पॉइजन रेशियो। अभी अभी हमने पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला पढ़ा था। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, या फिर नॉर्मल स्ट्रेन भी कह सकते हैं इसको। तो सेम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में किसमें सबसे ज्यादा लेटरल स्ट्रेन आएगी, उसकी सबसे ज्यादा पॉइजन रेशियो हो जाएगी। ठीक है, तो इन चारों में से रबड़ आंसर है, बिकॉज रबड़ के अंदर ही सबसे ज्यादा लेटरल स्ट्रेन आती है अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन खींचते हैं, तो बाकी तीनों के कंपैरेटिव में। और इसकी अगर आप वैल्यू जानना चाहते हैं तो पॉइजन रेशियो रबड़ की होती है 0.5 के आसपास, जो कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन लेंथ इफ द टेंसाइल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बार इज। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा हुक्स लॉ का बैकग्राउंड जान लेते हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब वो कोई भी स्ट्रेस हो सकती है, लीनियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तीनों की तीनों स्ट्रेस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो चलिए तीनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेस क्या होता है? लीनियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास ई आ जाता है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये हो गया लीनियर हुक्स लॉ अपने लीनियर डायरेक्शन के लिए। अगर हम शियर की बात करें तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ पे टाउ शियर स्ट्रेस है और फाई शियर स्ट्रेन है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारे पास जी आ जाएगा, जिसको कहते हैं शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक में हम स्ट्रेस को डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। पी होता है प्रेशर, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं इसको, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा, और हम के को कहते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो ये याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडुलस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी दे रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो बल्क मॉडुलस ही होता है। तो चलिए विद दिस बैकग्राउंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें चेंज इन लेंथ निकालना है एक बार पे। हमें एक बार दे रखी है जिसपे एक पी फोर्स अप्लाई कर दी हमने, तो इसका चेंज इन लेंथ कितना होगा? तो अभी हमें पता है कि लीनियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्ट्रेन, और हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ जाता है। सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास पी है और एरिया हम ए मान लेते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और लीनियर स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। हमें चेंज इन लेंथ निकालना है, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? पी एल अपॉन ए ई। हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ए। हमारा नवा क्वेश्चन है टोटल एक्सटेंशन इन द बार। अगर हमारे पास एक बार है जिसके अंदर 3 स्टेप्ड बार है, जिसका एक का डायमीटर d1 है, एक का डायमीटर d2, एक का डायमीटर d3 मान लेते हैं, और तीनों का एरिया है a1 a2 a3, और तीनों की लेंथ दे रखी है l1 l2 l3। हमें निकालना है कि टोटल एक्सटेंशन क्या होगी इस पूरी बार में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें पता है कि अगर टोटल फोर्स P लग रही है दोनों साइड, तो अगर इंडिविजुअली इनको देखा जाए तो दोनों पे P फोर्स लगेगी। अगर हम इस A1 एरिया को देखें तो इस पे P फोर्स इधर लगेगी
और इस पे P फोर्स इधर लगेगी, सिमिलरली A2 के लिए और सिमिलरली A3 के लिए। और हमें पता है कि फॉर अ सिंगल बार चेंज इन लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, अभी भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, PL अपॉन AE। अगर सिंगल बार के लिए PL अपॉन AE होता है तो तीनों बार अगर सीरीज में लगी हुई हैं तो टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एक्सटेंशन हमारे पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ ऑफ बार 1 प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बार 2 प्लस चेंज इन लेंथ ऑफ बार 3। तो क्या आ जाएगा, P कॉमन है, इसकी लेंथ है L1 डिवाइडेड बाय एरिया A1 है और मटेरियल E है, प्लस ऐसे ही P L2 डिवाइडेड बाय A2E प्लस P L3 डिवाइडेड बाय A3E। अब यहाँ से हम P अपॉन E कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। तो हमारे पास इसका आंसर हो गया A। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट। एक रॉड को अगर हम लटका देंगे तो उसके सेल्फ वेट की वजह से कितना उसके अंदर इलोंगेशन आएगा वो बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है और जिसका सेल्फ वेट P है, क्योंकि ऑप्शन में P गिवन है, तो अपने सेल्फ वेट की वजह से थोड़ा ये एक्सटेंड करेगी, हमें डिफॉर्मेशन निकालनी है कितनी होगी, डेल्टा L। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसके अंदर एक स्ट्रिप मान लेते हैं CD जिसकी थिकनेस जो है dy है और जो कि y डिस्टेंस दूर है बॉटम से। अब इस स्ट्रिप के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड, वो क्या होगा, इस डाउनवर्ड सेक्शन का मटेरियल का वेट, तो डाउनवर्ड सेक्शन का जो मटेरियल है उसका वेट कितना होगा, हमें पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। अब डेंसिटी इनटू g को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम क्या हो जाएगी, एरिया इनटू लेंथ, लेंथ नीचे वाले सेक्शन की कितनी है, y, तो वो y हो गए। अगर ये टोटल वेट लग रहा है तो स्ट्रेस कितनी लग रही होगी CD पे, स्ट्रेस ऑन CD वेट अपॉन एरिया, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एरिया इनटू y डिवाइडेड बाय एरिया हो जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा तो हमारे पास आ गया स्ट्रेस ऑन CD इज स्मॉल w इनटू y। ठीक है, अब हमें पता है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच का रिलेशन, स्ट्रेस इज इक्वल टू कैपिटल E इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, सिग्मा डिवाइडेड बाय E, सिग्मा की वैल्यू रख देते हैं WY डिवाइडेड बाय E। अब यहाँ पे अब स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा L बाय L, तो डेल्टा dy बाय dy कितना हो जाएगा, WY बाय E। यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा dy की वैल्यू हो गई हमारे पास WY dy डिवाइडेड बाय E। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड 0 से L, तो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा डेल्टा y, जो कि होगा कितना, W बाय E कॉमन आ जाएगा, y dy का इंटीग्रेशन करेंगे y स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और टोटल लेंथ रखेंगे 0 से लेके L, तो L स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो अब इसे सेल्फ वेट की टर्म में कन्वर्ट करना है, इसे कर लेते हैं। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2E, एरिया से मल्टीप्लाई और एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर इलोंगेशन कितनी हो जाएगी, P L अपॉन 2A E। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया B। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होल ऑफ 50 मिलीमीटर डायमीटर इज पंच्ड इनटू अ माइल्ड स्टील। तो हमारे पास यहाँ पे एक स्टील की शीट है जिसके अंदर एक हमें होल पंच करना है। स्टील की हमें थिकनेस दे रखी है कुछ T, हमें बताने की कितनी फोर्स रिक्वायरमेंट है इसको होल को पंच करने के लिए। तो हमें पता है कि इसमें शियर स्ट्रेस दे रखी है, शियर स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहाँ पे एरिया होगा शियर एरिया, और वो शियर एरिया नॉर्मल एरिया नहीं होगा जो कि इस पूरे होल के सराउंडेड लेटरल सरफेस एरिया पे लग रहा है, वो वाला एरिया होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स अपॉन 2 पाई RH होता है फॉर्मूला सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो फोर्स अपॉन में इसको हम पाई d इंटू थिकनेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली लेंथ है थिकनेस, ये टाउ। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज हैं, तो हमें बस f की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू d इंटू t इंटू टाउ। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू d की वैल्यू हमें दे रखी है 50 मिलीमीटर और थिकनेस की वैल्यू है 1.6 और
अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू है 290 मेगापास्कल। मेगापास्कल न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होता है, तो 10 टू द पावर 6 लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72885 न्यूटन। लेकिन अगर किलो न्यूटन में बात करें तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ए क्यूब ऑफ 200 मिलीमीटर साइड ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दे रखी है 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। हमें बताने की चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा अगर बल्क मॉडुलस से रखा है। अब बल्क मॉडुलस यहाँ पे गिवन है के 100 × 10 टू द पावर 3। तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हो रही है। तो क्या क्या फॉर्मूला आता है हमारे पास, डेल्टा P = बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V/V होता है, हमें डेल्टा V निकालना है। क्या हो जाएगा, डेल्टा P × V/K। हमारे पास डेल्टा P की वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, तो हम 200 का क्यूब कर देंगे डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे पास चेंज इन वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम। 8 × 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 5, ये इससे 10 पे कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4000 मिलीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर हमें पूछा सेंटीमीटर क्यूब में, तो 4000 मिलीमीटर क्यूब में 4 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन E, G एंड K फॉर ए होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल इज। तो E, G और K के रिलेशन को अगर हमें निकालना है तो हमें दो फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है E = 2G 1 + न्यू, जहाँ पे न्यू पॉइसन रेशियो है, G हमें पता ही है शेयर मॉडुलस और E यंग्स मॉडुलस है। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है 3K 1 - 2 न्यू। अगर आप ये दोनों फॉर्मूले, सिर्फ ये दोनों भी फॉर्मूले याद रखेंगे तो पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे सिर्फ इन फॉर्मूले के बेस पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमें E, G और K के बीच का रिलेशन निकालना है। हमें न्यू की वैल्यू नहीं चाहिए, तो दोनों में से न्यू की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, E/2G -1 आ जाएगा फर्स्ट में से, और सेकंड में से क्या आ जाएगा 1 - E/3K 1/2 = न्यू। तो न्यू को बराबर रख देंगे, क्या हो जाएगा E/2G -1 = 1/2 1 - E/3K। ये 2 वहां चला जाएगा, तो E/G -2 = 1 - E/3K। अब क्या हो जाएगा, इसको E को उस साइड ले जाते हैं, तो E + 3K = 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा E = 9GK / G + 3K। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा है रेक्टेंगुलर बॉडी में। रेक्टेंगुलर बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर बॉडी के वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। εV = εx + εy + εz। तो अब हमें निकालना है कि सिर्फ एक EV को सिर्फ एक स्ट्रेन के टर्म में निकालना है। तो हमें पता है कि पॉइसन रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन EY है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन EX है। और पॉइसन रेशियो को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का EZ भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z भी एक तरह से लेटरल स्ट्रेन ही है, EZ/EX। तो यहाँ से हम EY और EZ की वैल्यू निकाल लेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे ऊपर वाले। तो क्या आ जाएगा, εV = εx माइनस न्यू * εx माइनस न्यू * εx। तो यहाँ पे अगर εx को कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 - 2 न्यू εV की वैल्यू। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो गया, एप्सिलॉन × 1 - 2 न्यू। तो आपका आंसर आ गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द पॉइसन रेशियो इज ऑलवेज लेस देन। अब मैंने बताया था कि हमें दो फॉर्मूले याद रखने हैं, उन दोनों से हमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो E = 2G 1 + न्यू होता है और E = 3K 1 - 2 न्यू होता है। अब हमें पता है कि E की वैल्यू और G की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1 + न्यू को भी ऑलवेज पॉजिटिव रहना पड़ेगा अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो, क्योंकि 1 + अगर न्यू अगर नेगेटिव हो गया तो इनमें से कोई ना कोई एक नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए एक कंडीशन मैंडेटरी है, 1 + न्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन
0। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल गई, पॉइजन रेशियो शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन -1। तो ये हमारी पहली कंडीशन आ गई। लेकिन हमें तो पूछा था लेस देन, हमने निकाल लिया ग्रेटर देन। चलिए ये एक और कंडीशन हो गई। हम अब इस कंडीशन से अपना आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी ई और के पॉजिटिव रहना चाहिए, इसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए, इसको भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये पूरी की पूरी जो अंदर वाली टर्म है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 - 2 न्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 न्यू, या फिर लिख सकते हैं 2 न्यू शुड बी लेस देन 1 और न्यू शुड बी लेस देन 1/2 व्हिच इज 0.5। तो न्यू शुड बी ऑलवेज लेस देन 0.5। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया डी। और यहाँ पे हम अगर देखें तो न्यू की जो लिमिट्स हैं वो ये है 0.5 से हमेशा छोटा होना चाहिए और -1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा कि सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले से हमारे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले आप हमेशा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है और शियर मॉडुलस दे रखा है। तो हमें ई की वैल्यू दे रखी है 130 जीपीए और जी की वैल्यू दे रखी है 50 जीपीए। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू पूछिए। तो हमारा पहला फॉर्मूला ही काम आ जाएगा, E = 2G 1 + न्यू। तो 130 = 2G हो जाएगा 100 1 + न्यू, ये 100 से कट जाएगा 1.3 हो जाएगा, -1 करेंगे 0.3 आ जाएगा। तो न्यू की वैल्यू हो गई 0.3। तो डायरेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो इफ E = K। हमें बल्क मॉडुलस और K और यंग्स मॉडुलस बराबर हैं। तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, E = 3K 1 - 2 न्यू। अब हमें पता है कि E और K बराबर है, काट देते हैं। तो 1 = 3 1 - 2 न्यू, इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 = 1 - 2 न्यू, 2 न्यू = 2/3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, न्यू आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आंसर हो गया सिंपल सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is true if the poison ratio is 0? अगर poison ratio 0 है तो इनमें से कौन सा ट्रू है? तो सबसे पहले हम poison ratio का फॉर्मूला लिख लेते हैं। poison ratio का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसी तरीके से इन्फिनिटी हो जाए तो poison ratio 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है 1/0 = infinity। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी मेटेरियल के अंदर इनफाइनाइट स्ट्रेच नहीं हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो हम इसका आंसर सी तो नहीं दे सकते और डी भी नहीं होगा। अब बात है ए और बी में से। अगर मटेरियल परफेक्टली प्लास्टिक होता है तो उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। तो ये परफेक्टली प्लास्टिक भी नहीं है, क्योंकि उसमें जीरो नहीं होती है कभी भी पॉइजन रेशियो। प्लास्टिक मटेरियल में कुछ ना कुछ स्ट्रेन जरूर आता है, इसलिए उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो होती है, जीरो नहीं होती है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, रिजिड। तो इसका आंसर हो गया रिजिड, मटेरियल इज रिजिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है, पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज अ मेजर ऑफ इट्स डक्टिलिटी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पॉइजन रेशियो तो सिर्फ लेटरल स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेन को रिलेशन बताता है, डक्टिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता है। तो यहाँ पे असर्शन हमारा पहले से ही फॉल्स हो गया। और रीजन क्या है, for every linear strain in the direction of force, Poisson ratio of the material gives the lateral strain in the direction perpendicular to the direction of the force। ये एकदम Poisson ratio की डेफिनेशन है, क्योंकि Poisson ratio क्या कहता है, lateral strain divided by longitudinal strain, और दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा रीजन जो है वो सही है, लेकिन असर्शन हमारा यहाँ पे फॉल्स है। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन में हमें पॉइजन रेशियो दे रखी है 0.5 और यूनिफॉर्म प्रेशर दे रखा है, और हमें निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, डेल्टा P = बल्क मॉडुलस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V/V। तो हमें डेल्टा V/V यहाँ निकालना है। तो डेल्टा V/V क्या हो जाएगा, डेल्टा P/K। अब हमें डेल्टा P तो दे रखा है लेकिन K नहीं दे रखा, और हम K कैसे निकाल सकते हैं, E = 3K 1 - 2 न्यू, क्योंकि हमें पॉइजन रेशियो दे रखी है। भले हमें E नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार। तो E क्या हो जाएगा, 3K 1 - 2 न्यू। न्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3K, ये तो 0 हो जाएगा, 1 - 1 0। तो एक तरह से हमारे K की वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, या फिर बहुत ज्यादा बड़ी लार्ज वैल्यू है। अगर K बहुत ज्यादा है डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, चेंज इन वॉल्यूम या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी 0 इस केस में। तो हमारा आंसर हो गया डी।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टोटल 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।